हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान में लाखों लोगों को अचानक सुनाया गया एस जयशंकर जी का बयान। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। इमरान खान का फिर छलका भारत प्रेम, कहा भारत ने हमारे साथ ही आजादी पाई। जी हां दोस्तों, आज भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां रह गया, बताएंगे दोस्तों। सबसे बड़ी खबर हम आपको आजादी के इस अमृत महोत्सव पर, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां पर नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है चीन। कहा सतर्क रहे नेपाल, भारत कब्जा कर रहा है तुम्हारी जमीन, बताएंगे दोस्तों चीन की सबसे बड़ी चाल। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां सियाचिन ग्लेशियर में अब जाके मिला है शहीद लांस नायक चंद्रशेखर जी का शव। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को किया गया है गिरफ्तार, बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। तो हर तरह की जानकारी अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के लिए किए गए कामों की सराहना करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करें पहली और सबसे बड़ी और अहम खबर की, जहां पाकिस्तान में इमरान खान ने लाखों लोगों को सुनाया एस जयशंकर का बयान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की प्रशंसा करते हुए एक बार फिर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ अपनी निराशा और गुस्से का इजहार किया है दोस्तों। क्रिकेटर से नेता और फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान ने कहा कि अगर भारत, जिसने हमारे साथ ही आजादी हासिल की थी, वो अपने लोगों की जरूरतों के अनुरूप अपनी विदेश नीति बना सकता है और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर सकता है, तो ये लोग कौन है। जी हाँ, शनिवार को लाहौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इमरान खान यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिम के दबाव के बावजूद रशिया से भारत की तेल खरीद के रुख का जिक्र कर रहे थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत से रूस से तेल न खरीदने के लिए कहा। भारत अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई गठबंधन नहीं है। इमरान खान कुछ महीने पहले रशिया की ऊर्जा पर यूरोप की निर्भरता के बारे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, इमरान खान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिस वीडियो में जयशंकर जी से पूछा गया था कि अमेरिका आपका रणनीतिक सहयोगी है, ऐसे में अमेरिका चाहता है कि आप रशिया से तेल न खरीदे, इसके बावजूद आपने तेल खरीदा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों। जिसमें जयशंकर जी ने जवाब देते हुए कहा था कि वे यानी पश्चिम देश हर दूसरे स्रोत को निचोड़ते हैं और फिर हमें रशिया पर निर्भर नहीं रहने के लिए कहते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने उस समय की टिप्पणी के लिए काफी तारीफें बटोरी थी दोस्तों, जिसका जिक्र करते हुए इमरान खान ने अपनी जनता को यानी पाकिस्तानी जनता को यह बताने की कोशिश की कि भारत सरकार ने यह जवाब देकर पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया और भारत सरकार ने हमेशा से अपने भारत के नागरिकों के हित में कार्य किया है। उसको डर नहीं कि अमेरिका से उसकी दुश्मनी हो जाएगी, अमेरिका से दोस्ती टूट जाएगी, सहयोगी टूट जाएगी। भारत ने हमेशा अपने राष्ट्र के लोगों के लिए कार्य किया है, और यही बात दोस्तों इमरान खान ने अपने पाकिस्तान के लोगों को बताने की कोशिश की है। और शहबाज सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हमने सस्ता तेल खरीदने के बारे में रशिया से बात की थी, लेकिन इस सरकार में अमेरिकी दबाव को ना कहने का साहस नहीं है। हमारे पाकिस्तान को अमेरिका के दबाव को ना कहने का साहस नहीं है। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मैं इस गुलामी के खिलाफ हूँ, ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार बनाने वाले शहबाज शरीफ पर हमलों के बीच इमरान खान ने भारत की सराहना की है, बल्कि इससे पहले भी इमरान खान ने कई बार भारत की तारीफें कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत है ही तारीफों के काबिल, क्योंकि भारत ने आज तक किसी के सामने झुका था, ना झुका है, ना आगे झुकेगा दोस्तों। तो हमारा भारत अतुल्य भारत कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इमरान खान जिस प्रकार से पाकिस्तानी जनता को भारत जैसा बनाने के लिए सपने दिखा रही है दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान कभी भारत जैसा बन पाएगा दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तान में भारत का गुणगान उनके स्वतंत्रता दिवस पर गाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हड़पबाजी में एक नंबर चीन की बदमाशी की बड़ी खबर दोस्तों। बहुत बड़ा चाल चल रहा है चीन। जी
हाँ, अब दोस्तों नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा, कहा सतर्क रहे नेपाल, भारत कब्जा कर रहा है तुम्हारी जमीन। जी हाँ दोस्तों, बता दे चीन पूरी दुनिया में दूसरों की जमीन पर हक जताने के लिए कुख्यात है और इस कारण रशिया, मंगोलिया समेत चंद देशों को छोड़कर चीन का अपने हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद है। अब वही चीन पड़ोसी देश नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत धीरे धीरे नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जबकि सच्चाई दोस्तों यह है कि चीन ने नेपाल के अंदर कई किलोमीटर तक की जमीन पर जबरन कब्जा करके कई स्थायी निर्माण कर लिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चीनी सेना ने नेपाल सीमा पर लगी कई बॉर्डर पिलर को भी उखाड़ करके फेंक दिया है। खुद नेपाली गृह मंत्रालय की कमेटी ने स्वीकार किया है कि उसकी जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। इस कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत सीमा पर लगातार नए कदम उठा रहा है। 14 से 31 अक्टूबर तक भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में वार्षिक युद्धाभ्यास आयोजित करने वाले हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि भारत ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर की दूरी पर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने का फैसला किया है। भारत ने 8 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में अमेरिका के साथ 24 दिनों तक चलने वाले एक और युद्धाभ्यास वज्र शक्ति को भी शुरू किया था। ऐसे में दोस्तों, चीन का नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काना, दोस्तों क्या लगता है आपको कौन सी ये नई चाल हो सकती है? क्योंकि दोस्तों नेपाल ने कितनी बार ये विरोध किया है कि चीन ने उसकी जमीन हड़पी है दोस्तों, और भारत ने हमेशा नेपाल को आगाह किया है और नेपाल ने दोस्तों खुद भारत से इस बात को लेकर मदद मांगी है, भारत को जताया है कि उसने नेपाल की जमीन कब्जाने की कोशिश की है। दोस्तों, उसके बावजूद भी चीन नेपाल की जमीन कब्जा भी कर रहा है दोस्तों, साथ के साथ भारत के खिलाफ ही उल्टा उसको भड़का रहा है। इसमें आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू में बड़ा मुठभेड़, लश्कर आतंकियों की फायरिंग में एक जवान घायल। जी हां, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौहट्टा इलाके पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया और ये मुठभेड़ शाम के वक्त शुरू हुई थी और खबर लिखे जाने तक जारी थी। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं, तो वहीं इनकी संख्या 2 होने का अनुमान है। जी हाँ, इसी बीच पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से उस स्कूटर को बरामद कर लिया है जिससे लेकर ये दोनों वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा एक AK-47 व 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। दोस्तों, पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है और इलाके की सघन तलाशी भी ली जा रही है। यहाँ से एक आतंकी को भी घायल अवस्था में पकड़ा गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका को भारतीय नौसेना बेड़े से मिलेगा डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान। जी हां दोस्तों, श्रीलंका की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार 2 साल के लिए भारतीय नौसेना बेड़े से एक डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान मुफ्त में श्रीलंका को प्रदान कर सकती है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के लिए भारत में बनने वाला विमान तैयार होने तक 2 साल की अंतरिम अवधि के लिए विमान मुहैया कराया जा रहा है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 9 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में हुई बातचीत की अगली कड़ी के रूप में यह विमान दिया जा रहा है। दोस्तों, तब श्रीलंका सरकार ने भारत से 2 डोर्नियर टोही विमान की मांग की थी। न्यूज वायर ने कहा कि भारत सरकार ने कथित तौर पर एक बिल्कुल नया डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान मुफ्त प्रदान करने का फैसला किया है। भारत सरकार का मानना है कि इसे दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के माध्यम से श्रीलंका वायुसेना में शामिल किया जाएगा। एक और खबर की बात करें, जहां सियाचिन ग्लेशियर में 38 साल बाद शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का मिला शव। 1984 ऑपरेशन मेघदूत में दबे 19 जवान। जी हां दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में दबकर शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला है। दोस्तों, पार्थिव शरीर मिलने की सूचना से परिजनों के जख्म एक बार फिर हरे हो गए। प्रशासन के मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील अंतर्गत बिंता हाथीखुर गांव निवासी लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला 1971 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। दोस्तों, मई 1984 को बटालियन लीडर लेफ्टिनेंट PS पुंडीर के नेतृत्व में 19 जवानों का दल ऑपरेशन मेघदूत के लिए निकला था। 29 मई को भारी हिमस्खलन से पूरी बटालियन दब गई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया था। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ
तरफ जहां पर चीन से युद्ध के खतरे के बीच ताइवान ने भारत को क्यों कहा थैंक यू इंडिया। जी हां, चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने भारत समेत समान विचारधारा वाले देशों को धन्यवाद दिया है। ताइवानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो दोस्त देशों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखते हुए अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगा। ताइवान ने कहा कि संयुक्त रूप से नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। दरअसल ताइवान के विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर से मिले समर्थक को लेकर दोस्त देशों का आभार जताया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर ब्लैक डे के रूप में मनाई गई पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस की डायमंड जुबली, देश के लोगों ने मांगी आजादी। जी हां, पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस के बीच इस साल की शुरुआत में राजनीतिक परिवर्तन के बाद देश उथल पुथल से गुजर रहा है। आजादी के 75 साल बाद पाकिस्तान संकट का ब्रांड बन रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान में लोग लंबे समय से आतंकवाद से त्रस्त हैं। तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे खूंखार आतंकी संगठनों की मौजूदगी ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया है और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही हैं। देश भर में विपक्षी दलों का सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी और इसी कड़ी में कल राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने सरकार के प्रति असंतोष जताने के लिए पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के रूप में मनाया और इस दौरान लोग आजादी की मांग कर रहे थे। जी हां दोस्तों, अगली और बड़ी खबर की बात करें जहां पर अरब जगत से अमेरिका की छुट्टी, शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा, फिर से राष्ट्रपति बनना तय। जी हां, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सऊदी अरब की अपेक्षित यात्रा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में उनके फिर से चुनाव में उनके विश्वास का संकेत हो सकता है। दोस्तों, जो सत्ता पर उनकी और पकड़ स्थापित करेगी और उन्हें शाश्वत नेता बनाएगी। जी हां, द गार्जियन ने सबसे पहले अरब राष्ट्र में भव्य तैयारियों का हवाला देते हुए शी जिनपिंग की सऊदी अरब की संभावित यात्रा पर रिपोर्ट दी थी, लेकिन चीनी सरकार ने कथित यात्रा पर अब तक चुप्पी बनाए रखे हैं। दोस्तों, पुष्टि के लिए पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के 12 दिन बाद ताइवान का दौरा कर रहा अब अमेरिकी सांसद। जी हां, अमेरिकी सांसदों का एक और प्रतिनिधिमंडल सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के 12 दिन के बाद ताइवान का दौरा कर रहा है। दोस्तों, पेलोसी की यात्रा से चीन नाराज हो गया था। चीन ने पेलोसी की यात्रा का जवाब ताइवान के आसपास समुद्र और हवा में मिसाइल, युद्धपोत और युद्धक विमान भेजकर दिया। जी हां, न्यूज एजेंसी के मुताबिक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मैसाचुसेट्स के डेमोक्रेटिक सेन एड मार्क कर रहे हैं। दोस्तों, वो एशिया की यात्रा के तहत रविवार और सोमवार को ताइवान में है। वे अमेरिका ताइवान संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, निवेश और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये खबर सुनते ही दोस्तों अब चाइना क्या रिएक्ट करने वाला है। दोस्तों, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के समय में इन्होंने काफी ज्यादा तहलका मचाया था। दोस्तों, अब उनसे भी बड़ा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है ताइवान। चलते हैं और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत की आजादी का दुबई में भी मना जश्न, युवाओं ने मॉल में किया फ्लैश डांस। जी हां, देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत भारत ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया हुआ है और इस अभियान की धूम देश की सीमाओं से बाहर भी खूब दिखाई दे रही है। दुबई के एक मॉल में अनोखे तरीके से आजादी का जश्न मनाया गया। जी हां दोस्तों, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने देशभक्ति वाले गीतों पर डांस भी किया। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर भारत पर लगाए गए अमेरिका के आरोपों का मिला अब जवाब। जी हां, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने बताया घटनाक्रम। दरअसल अमेरिका में प्रतिबंध के बावजूद कैसे पहुंचा रूसी तेल भारत, जिसका जवाब अब अमेरिका को मिल गया है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध कई महीने पुराना हो चुका है। रशिया पर तो अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। ऐसा ही एक प्रतिबंध रूसी तेल के आयात पर रोक लगाना भी है, लेकिन अब अमेरिका ने आरोप लगा दिया है कि भारत के जरिए रूसी क्रूड ऑयल को ईंधन बनाकर न्यूयॉर्क सप्लाई किया जा रहा है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने यह जानकारी दी है कि अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि भारत के एक जहाज ने बीच समुद्र में रूसी टैंकर से तेल लिया है और फिर उसे गुजरात के एक बंदरगाह पर लाया गया। वहां पर उसका तेल को रिफाइन करके ईंधन बनाया गया और फिर उसका निर्यात कर दिया गया। अब दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि वो ईंधन न्यूयॉर्क सप्लाई कर दिया गया है। विवाद इसलिए खड़ा हुआ है दोस्तों क्योंकि अमेरिका में रूसी तेल के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध के बावजूद क्योंकि न्यूयॉर्क में रूसी तेल
पहुंचा है, ऐसे में वो इसे नियमों के उल्लंघन के रूप में देख रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान माइकल पात्रा ने और ज्यादा विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि जब गुजरात में क्रूड ऑयल को रिफाइंड कर लिया गया तब एक जहाज के जरिए उसे भेज दिया गया। उस समय तक ये नहीं बताया गया था कि इसकी सप्लाई कहां होनी है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां 15 अगस्त से ठीक पहले पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ISI के आतंकी मॉड्यूल का हुआ बड़ा पर्दाफाश, 4 आतंकी हुए गिरफ्तार। जी हां, पंजाब पुलिस को 15 अगस्त से ठीक पहले बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने रविवार को एक बड़े आतंकी हमले को विफल कर दिया है। दोस्तों दिल्ली पुलिस की मदद से पाकिस्तान की ISI के टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और खबर की बात करें, जहां पर रूसदी पर हमले के लिए ईरान पर लगाने चाहिए प्रतिबंध, ऋषि सुनक ने पश्चिमी देशों से साथ आने को कहा है। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले को लेकर शनिवार को दुख जताया था। दोस्तों अब उन्होंने पश्चिमी देशों से ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है। उन्होंने रविवार को कहा कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित करने के लिए पश्चिमी के सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा था कि सलमान रुश्दी पर हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। वे स्वतंत्र भाषण और कलात्मक स्वतंत्रता के चैंपियन हैं, वे हमारे विचारों में है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने की खबरों को कर दिया है खारिज। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकाई नौसेना ने रविवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी युद्धपोत के साथ युद्धाभ्यास करेगी। हालांकि नौसेना ने पुष्टि की है कि वो PNS तैमूर के साथ पश्चिमी समुद्र में मार्ग अभ्यास आयोजित करेगी। हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में चीनी पोत युआन वांग 5 को लेकर भारत ने विरोध जताया था। भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका की रानी विक्रम सिंघे सरकार ने चीनी युद्धपोत को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने से रोक दिया था। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कानपुर से जैश का आतंकी हबीबुल इस्लाम अरेस्ट हो गया है। दोस्तों यूपी ATS को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर से यूपी ATS को जैश का एक आतंकी पकड़ने में कामयाबी मिली है। दोस्तों आपको बता दें, यूपी ATS ने बीते 12 अगस्त को जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया था। इसी केस की विवेचना और नदीम से की गई प्राथमिक पूछताछ में हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह का नाम सामने आया, जिसके बाद कानपुर में फील्ड यूनिट कानपुर ने आतंकी हबीबुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद हबीबुल इस्लाम ने स्वीकार किया है कि वो नदीम को जानता था और दोनों एक ही आतंकी नेटवर्क जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह वर्चुअल ID बनाने में एक्सपर्ट है। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां पर बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने दागी गोलियां, जिसमें एक की हुई मौत। बता दें पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों पर गोलियां बरसाई हैं, जिसमें एक पश्तून कार्यकर्ता की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। दोस्तों घटना बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई की है। जी हाँ, हरनाई में एक मिलिट्री बेस के बाहर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां दिल्ली में कोरोना से 7 दिनों में 48 मरीजों की मौत, तीसरी लहर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना से संक्रमित हो रहे लोगों के साथ दम तोड़ रहे मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों पिछले 7 दिनों में कोरोना से 4 दर्जन मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसमें ज्यादातर मरीज कोरोना के अलावा दूसरी अन्य बीमारी से पीड़ित थे। 7 दिन में मौत का यह आंकड़ा कोविड-19 की तीसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर बड़ी खबर है, कोरोना केस बढ़े तो लॉकडाउन को याद कर घबराए दिल्ली के कारोबारी, फिर सता रहा है सख्ती का डर, सरकार से किया ये आग्रह। जी हाँ, दिल्ली में हाल ही में बढ़े कोरोना के मामलों में वृद्धि ने कारोबारियों के मन में अपने व्यवसाय को लेकर फिर से चिंता पैदा कर दिया है। दोस्तों कारोबारियों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से अभी उबरना बाकी है और इस डर से कि कोरोना के मामलों में और वृद्धि अधिकारियों को प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित कर सकती है। व्यापारियों ने दिल्ली सरकार से सावधानी से कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि व्यवसायों को नुकसान ना हो। एक और खबर की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को किया गिरफ्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को धमकाने के आरोप में यूपी पुलिस ने सरफराज नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। CM योगी
आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी देने के बाद उन्हें राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों यूपी की लखनऊ साइबर सेल पुलिस ने रविवार को राजस्थान के भरतपुर के से एक युवक को गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि इसी महीने की शुरुआत में राज्य पुलिस की टैक्स हेल्पलाइन पर मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो वहीं इससे पहले पुलिस ने कहा था कि ये संदेश कथित तौर पर शाहिद नाम के एक व्यक्ति ने डायल 112 हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा था। दोस्तों पुलिस के अनुसार आरोपी ने मुख्यमंत्री योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। ऐसे में दोस्तों इस आरोपी के साथ क्या करना चाहिए, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, दोस्तों बताइएगा जरूर। और लॉन्ग लिव योगी जी एंड मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आरएसएस पर उठाया सवाल, लेकिन केजरीवाल और मान ने खुद नहीं लगाई तिरंगे वाली डीपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के बाद भी आरएसएस और इसके नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे वाली डीपी न लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था। संघ ने इसे बेवजह का विवाद बताया था और इस प्रकरण के बाद आरएसएस संगठन के साथ साथ इसके प्रमुख मोहन भागवत जी, दत्तात्रेय हसबोले, अरुण कुमार, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, सुनील अंबेकर सहित अन्य नेताओं ने भी अपनी डीपी तिरंगे के रंग में रंग लिया। दोस्तों लेकिन जिन राजनीतिक दलों और संगठनों ने आरएसएस पर तिरंगे का सम्मान न करने का आरोप लगाया था, उन्होंने स्वयं अब तक अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगे वाली डीपी नहीं लगाई है। इसमें राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हर बार भाजपा से मुकाबला करने वाली आम आदमी पार्टी से लेकर कई राजनीतिक दल भी शामिल है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुख्य ट्विटर हैंडल पर रविवार कल रात तक भी दोस्तों तिरंगा नहीं लगाया गया। पार्टी के कवर पेज पर भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर के चित्रों के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू का चित्र लगाया गया है, जबकि डीपी पर झाड़ू के साथ पार्टी का नाम अंकित है। दोस्तों ऐसे में दूसरों को ज्ञान बांटने वाले दोस्तों खुद वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय हो, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों क्या ये सिर्फ भाजपा को घेरने का इन लोगों का चाल होता है दोस्तों, या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। और कितने भाइयों बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगे का सम्मान किया है दोस्तों और अपने घर पर झंडा लगाया है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो अभी तक किसी कारणवश नहीं लगा पाए झंडे को, वो कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबके लिए बड़ी खबरों में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।